नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए विकास दुबे एनकाउंटर की और उससे जुड़े सवालों की। कहा जाता है कि विकास दुबे की शुरुआत उत्तर प्रदेश की क्राइम और पॉलिटिक्स की दुनिया में सन 1990 के आसपास हुई। उस साल उन्होंने वहाँ के एक थाने में घुसकर एक बीजेपी के नेता संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इस केस में बाद में उनको निर्दोष पाया गया और कोर्ट ने कहा कि ये इसलिए है क्योंकि एविडेंस का अभाव है और विटनेस हॉस्टाइल हो गए हैं। पर वहाँ उसके बाद, उस वारदात के बाद, विकास दुबे ने कभी क्राइम की दुनिया में पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 29-30 सालों में वो 60 केसों में स्टेट में नामजद हुए और हाल ही में उनका नाम काफ़ी एक बार फिर क्राइम की दुनिया में उठा जब 3 जुलाई को एक पुलिस टीम जो उनको पकड़ने गई थी उसका एम्बुश किया गया और उसके 8 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। इनमें एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी शामिल थे। ये वारदात हुई बिकरू गांव में, जो कि कानपुर देहात के एरिया में पड़ता है और जहां पर कि विकास दुबे रहता था। वहाँ के एक निवासी ने, जिनका नाम राहुल तिवारी है, उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट करी थी कि विकास दुबे उनसे एक्सटॉर्शन करना चाह रहा है और वो उनको किडनैप करने का थ्रेट दे रहा है। इसके बाद वहाँ चौबेपुर थाने के एसएचओ और राहुल तिवारी, कहा जाता है कि विकास दुबे से मिलने गए पर दोनों को उसने पीट दिया और वापस भेज दिया। इसके पश्चात जो वहाँ पे डीएसपी थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो वैसे पहले ही इंक्वायरी कर रहे थे विकास दुबे की और वो एक टीम को लेकर विकास दुबे के घर की तरफ बढ़े। और 3 जुलाई को विकास दुबे को पुलिस ने बाद में जो केस बनाया उसमें कहा गया कि वहाँ के एसएचओ और एक सब इंस्पेक्टर ने विकास दुबे को पहले ही सूचित कर दिया था कि यह पुलिस टीम उसके घर की तरफ आ रही है और इस पुलिस टीम को उसके और उसके साथियों ने एम्बुश किया और इसके 8 लोगों की हत्या कर दी गई। बाद में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें 21 लोगों का नाम लिया गया। पुलिस ने अपनी तरफ से विकास दुबे और जो उसके साथी वहाँ से भाग गए थे उनको पकड़ने के लिए 40 टीमों का गठन किया और इसमें उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स को लगाया गया। इसके पश्चात पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में 5 एनकाउंटर हुए जिसमें 6 लोग मारे गए और इससे कहीं पर जो इस प्रदेश में पहले से ही एक एनकाउंटर का एक कल्चर बन गया था, लगता है कि वो दोबारा शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि पिछले साल ही जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटरों को लेकर कहा था कि ये बहुत ही वेरी सीरियस इशू है, बहुत ही संवेदनशील बात है। और वहाँ पर जब से 2017 मार्च में वहाँ पे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई है, वहाँ कुल उत्तर प्रदेश में 6145 ऑपरेशन में 119 लोग मरे और 2258 लोग अभी तक घायल हुए हैं इसमें। और इसके अलावा वहाँ 13 पुलिसकर्मी भी मरे हैं, जिसमें कि ये अभी हाल ही में जो 8 मारे गए वो भी शामिल हैं और 885 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो पर इतने जब से ये पिछले जो 3 साल में जो वहाँ इनकाउंटर्स का ट्रेंड बढ़ा, इसको लेकर काफ़ी चिंता जताई गई है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं। आप बिना किसी को कोर्ट में कोई गिल्टी प्रूव हुए पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती है, उसको दोषी मानकर उसको मौत के घाट उतार देती है। ये ठीक नहीं है। इसके बारे में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी 2-3 बार नोटिस इशू किए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। पिछले साल जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और थोड़ी कमी आई जो खुलेआम जो एनकाउंटर हो रहे थे उसमें, पर अब जब ये विकास दुबे जो हैं, अगर आप वैसे देखें तो ये 119वें व्यक्ति हैं जो कि एनकाउंटर में मारे गए हैं वहाँ पिछले 3 सालों में। विकास दुबे, अब ये जानना भी ज़रूरी है कि किन हालातों में ये एनकाउंटर हुए हैं, हाल ही के जो हुए। तो इसमें हम देखें कि जिस दिन एम्बुश हुआ पुलिस का, उसके तुरंत बाद 4 घंटे बाद ही 2 विकास दुबे के जो रिलेटिव्स हैं उनका एनकाउंटर हुआ। वहाँ से जो घटनास्थल था एम्बुश वाला, उससे मात्र 6 किलोमीटर दूर।
और जिन 2 जनों का एनकाउंटर हुआ उसमें एक थे अतुल दुबे जो उनके रिश्ते में थे, और एक उनके माँ की तरफ से रिश्तेदार थे प्रेम प्रकाश पांडे जो शायद मामा थे। और इसके बाद 8 जुलाई को एक और एनकाउंटर होता है, इसमें हमीरपुर में हुआ ये एनकाउंटर, और इसमें जो विकास दुबे के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे अमर दुबे, जो उनके साथ एक गन लेके चलते थे राइफल, उनका एनकाउंटर हुआ, उन्हें मारा गया। और फिर 2 और एनकाउंटर हुए जुलाई 9 को। एक इसमें थे प्रवीण दुबे बहुआ, इनको इटावा में इनका एनकाउंटर किया गया, और ये कहा गया कि ये एक चोरी के वाहन में 3 जनों के साथ जा रहे थे, और पुलिस को इसकी खबर लगी कि इन्होंने वो वाहन लूटा है, और एक पुलिस टीम ने जो गश्त लगा रही थी उन्हें नाके पे रोका, तो ये भागे वहाँ से और इनको पीछा किया गया, गाड़ी इनकी आगे जाके टकरा गई। वहाँ पे पुलिस ने इनका एनकाउंटर किया, और इन पुलिस पे फायरिंग हुई और पुलिस ने एनकाउंटर किया और ये मारे गए। बाकी 3 जो इनके साथी थे वो पुलिस कहती है सब भाग गए। ऐसे ही एक और एनकाउंटर हुआ जिसका जो कि विकास दुबे के एनकाउंटर से बहुत मेल खाता है। ये एनकाउंटर था प्रभात मिश्रा का। प्रभात मिश्रा भी फरीदाबाद में आखिरी देखे गए थे, और वहाँ से वो अरेस्ट भी हुए, और उसके बाद उनको ट्रांजिट रिमांड पे कानपुर ले जाया जा रहा था। रास्ते में पुलिस कहती है कि जब गाड़ी उनकी ख़राब हुई तो प्रभात मिश्रा ने उसका फ़ायदा उठा के एक जो पुलिसकर्मी साथ बैठे थे उनकी उन्होंने वेपन छीन लिया और पुलिस को अटैक करने लगे, जिससे कि पुलिस वालों ने वो रिटेलिएट किया और उन पे गोली चलाई और उसमें वो मारे गए। ये जो एनकाउंटर था ये विकास दुबे के एनकाउंटर से बहुत मेल खाता है। अगर आप विकास दुबे का केस देखें तो वो 9 जुलाई को वो उज्जैन में थे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सवेरे पहुँचे वो 7:30 बजे के आसपास। उसके बाद वहाँ से उनको पुलिस ने पकड़ा, और वहाँ से जब वो निकल रहे थे तो वो ख़ास तौर से कह रहे थे मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। बताना चाहते थे वो लोगों को कि मैं पकड़ लिया गया हूँ, क्योंकि वो कहीं उनको डर होगा कि जैसे बाकी 5 लोग पहले एनकाउंटर में मारे गए, कहीं उनको भी ना मार दिया जाए। तो वो अपना लोगों को बताना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, जिससे कि उनका एनकाउंटर ना हो। पर ये उनको बचा नहीं सका, उनकी जान नहीं बचा सका। देर रात जब उनको कानपुर ले जाया जा रहा था 10 तारीख की अर्ली सवेरे, तो पुलिस कहती है कि कानपुर से थोड़ा पहले एक जगह पे उनकी गाड़ी आगे मवेशी आ गए और उनकी गाड़ी अचानक बैलेंस खो गई और पलट गई। और विकास दुबे भी जिस प्रकार प्रभात मिश्रा का हुआ था, उनका कहना है कि इन्होंने भी एक जो पुलिसकर्मी बैठे थे उनकी पिस्तौल छीन ली और वहाँ से भागे और इन्हें फायरिंग करी इन्होंने पुलिस वालों पे, और पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई में इनको ये अंदर खेतों की तरफ भागे एक पगडंडी छोटी सड़क पे से, कच्ची सड़क पे से, और वहाँ पे आगे इनको पुलिस ने जो जवाबी फायरिंग करी उसमें ये मारे गए। तो अब ये हम देखें कि कैसे विकास दुबे, जिनका कि पॉलिटिकल और क्रिमिनल ग्राफ उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बढ़ा, और उनको शुरू में जब संतोष शुक्ला की हत्या की बात हुई थी तो संतोष शुक्ला बीजेपी नेता थे, और विकास दुबे ने उस साल इलेक्शन में वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के एक कैंडिडेट का सपोर्ट किया था, और इससे संतोष शुक्ला और उनके बीच में नाराज़गी थी। कहते हैं कि संतोष शुक्ला ने इनके खिलाफ कुछ केस दर्ज करवा दिए थे पुलिस में, और तब तक विकास दुबे का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। इससे नाराज़ होकर विकास दुबे ने वहीं थाने में उनको गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहाँ से विकास दुबे का ये क्राइम का सफ़र शुरू हुआ। जब वो छूट के बाहर आए फिर वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में घुसे। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी क्रिमिनल नेता सूट करते हैं क्योंकि वो उनकी तरफ वोट लेके आते हैं, उनका दबदबा होता है, और दूसरी तरफ क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ का संरक्षण मिलता है। और हम अगर देखें कि जिस तरीके से विकास दुबे खुद बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े उत्तर प्रदेश में, तो ये कहीं दर्शाता है कि कोई बेसिक आइडियोलॉजी नहीं होती क्रिमिनल्स की। वो बेसिकली जहाँ से उनको दिखता है कि मुझे फ़ायदा है वो उसी पार्टी की तरफ बढ़ जाते हैं, और पार्टी भी ये देखती है कि इनसे हमें फ़ायदा है या नहीं, और उनका उपयोग करती है। विकास दुबे का पॉलिटिकल चार्ट कोई बहुत ऊपर नहीं गया,
और वो बाद में अपना उनका यही काम होते रहे, एक्सटॉर्शन और जो क्राइम, और ये 60 केस में जो इन्वॉल्व वो हुए हैं जिसमें उनको नामजद किया गया, ये दर्शाता है कि वो कभी क्राइम की दुनिया से दूर हुए ही नहीं उसके बाद। और पर अब जो मेन मुद्दा आ रहा है वो ये है कि एक तो जो प्रॉपर्टीज़ लोगों की, गरीबों की इन्होंने हत्याएं, वो कैसे वापस होंगी? क्या उसके लिए कोई सही कमिटियां बनेंगी, पैनल बनेंगे कि वो देखें, सुपरवाइज़ करें कि जो कई 100,000 करोड़ की जो एसेट्स, प्रॉपर्टीज़ और जो एक्सटॉर्शन क्राइम का पैसा जो विकास दुबे ने जो जमा कर लिया था, वो वापस जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको वापस मिले, उन तक वापस जाए। दूसरे, पुलिसकर्मी जो इसमें शामिल थे उनमें से 2 को अरेस्ट किया गया है, जैसे मैंने बताया, एसएचओ और एक एसआई को। उसके अलावा और कौन लोग थे जो इनको संरक्षण देते थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मायावती ने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करनी चाहिए ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इंक्लूडिंग जिसमें विकास दुबे की जो हत्या हुई, लास्ट में उनको जिस तरीके से एनकाउंटर, सो कॉल्ड एनकाउंटर में मारा गया। तो क्या ये होगा? अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दिशा निर्देश जारी किए थे कि जब भी कोई एनकाउंटर किलिंग होगी तो उसकी तफ्तीश ज़रूर की जाएगी, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी। उत्तर प्रदेश में भी जो एनकाउंटर किलिंग्स हुई, हम उन पे देखें, अगर नज़र डालें तो उसकी भी तफ्तीश हुई। और पिछले जब जो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एनकाउंटर हुए उनकी भी तफ्तीश हुई और 74 इसमें इंक्वायरी कंप्लीट हो गई हैं, और परंतु इसमें किसी भी पुलिस वाले को दोषी नहीं पाया गया, सबको क्लीन चिट मिली है। तो क्या अब ये विकास दुबे एपिसोड है, क्या ये भी इसी तरफ जाएगा? ये आने वाला हमें समय बताएगा। कैसे एक पुलिस फोर्स एक हफ्ते के अंदर 5 एनकाउंटर करती है जिसमें 6 लोग मरते हैं? क्या उन लोगों को, क्या पुलिस का ही विश्वास कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया में ख़त्म हो गया है? क्या वो सोचती है कि विकास दुबे 60 केस थे, ये 61वां हो जाता, फिर भी वो बाहर आ जाते? तो क्या ये हमारी न्यायपालिका पे भी प्रश्न उठाता है? और दूसरे, हम क्या कर सकते हैं इसमें सुधार लाने के लिए, जिससे आगे ना तो विकास दुबे जैसे लोग पैदा हों और ना ही वो पनपें? ये आगे वाला समय बताएगा कि हमारा इसमें, इसके प्रति कैसा हमारा बर्ताव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।